हेलो, गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा, सिलेबस दिखाई दे रहा है आपको? हेलो। हाँ, चलिए हम लोग कल की तसिका में यात्रा साहित्य विधा का अन्य विधाओं से परस्पर संबंध को बता चुके हैं। आज हम इसी पाठ्यक्रम के आधार पर हमारी जो दूसरी इकाई है यात्रा साहित्य विधा का विकासात्मक अध्ययन, इसमें सबसे पहला पॉइंट भारतेंदु पूर्व युग तथा भारतेंदु युग की चर्चा करेंगे। तो जैसे भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं तो भारतेंदु के नाम से ही कई युगों की नामकरण के आधार पर यदि माना जाए तो एक ऐसा युग है कि एक सशक्त साधन के रूप में पत्र पत्रिकाओं का दौर या खड़ी बोली का दौर यहाँ से ही प्राप्त होता है, भारतेंदु जी के नाम से ही। तो भारतेंदु युग के यात्रा साहित्य की दो विशेषताएं मूल रूप में सामने आती हैं। प्रथम, रेल के आगमन की यात्रा का एक सशक्त साधन उपलब्ध होता है और दूसरे, भारत में मुद्रण यंत्रों के द्वारा पत्र पत्रिकाओं का जो ग्रंथों का प्रकाशन या प्रसार मिला, उससे भी हिंदी यात्रा साहित्य की उन्नति हुई। विभिन्न यात्रा प्रेमियों ने अपनी यात्राओं के विवरण में उसे लिपिबद्ध किया हुआ दिखाई देता है। यद्यपि इस समय का जो यात्रा साहित्य है अधिकांश रूप में मासिक पत्र पत्रिकाओं में लेखों के रूप में निकलता है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भारतेंदु का इसमें विशेष महत्व दिखाई देता है। मतलब देखिएगा कि हम हिंदी साहित्य की इतिहास के भीतर लेते हैं या यात्रा साहित्य की ओर यदि हमारी दृष्टि डालते हैं तो भारतेंदु जी का नाम होता ही है हर किसी जगह पर। भारतेंदु जी ने अपने यात्रा निबंधों में यात्रा स्थान की छोटी छोटी बात पर दृष्टि दौड़ाई। जैसे कि यदि हम किसी प्राकृतिक धराव को देखने के लिए जाते हैं, जैसे हमने आपको कश्मीर का वातावरण बताया है ना, तो केवल कश्मीर के वातावरण को देखना इतना ही प्रयोजन भारतेंदु का उस समय का नहीं था, बल्कि वह प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ उनके रीति रिवाजों को भी देख रहे थे, साथ में उनके खान पान को भी देख रहे थे, साथ ही में बोलचाल का सबका वर्णन कितनी रोचकतापूर्ण ढंग से उन्होंने किया। तो देखिएगा कि जब भारतेंदु युग की हम बात कर रहे हैं, भारतेंदु के पूर्व युग की बात कर रहे हैं, तो भारतेंदु का एक मूलभूत साधन रहा भारतेंदु युग का कि जिस प्रकार भारतेंदु ने अपने युग में हर किसी प्रकार से कार्य करते चले गए। तो इनके जो निबंध है, जैसे सरयू पार की यात्रा है, मेदावल की यात्रा है, लखनऊ की यात्रा है, हम कहे कि हरिद्वार की यात्रा है, वैद्यनाथ की यात्रा है, यह यात्रा इनके प्रमुख रूप में मानी जाती है। देखिएगा आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो हम उस पर डलवा रहे हैं, तो गूगल क्लासरूम पे यदि आप लोग देख रहे हो आपके वीडियो को, तो आपको 71 प्रश्न मंजूषा में वह रिकॉर्डेड वीडियो आपको काम आ सकते हैं कि जैसे निबंध की चर्चा हमने इसके पूर्व की या यात्रा साहित्य की चर्चा की, शाब्दिक अर्थ परिभाषा तत्वों की बात की, तो यात्रा साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में, महत्व, प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में जहां पर भी बात चल रही है वो बहुत अच्छे से आप समझिएगा। भारतेंदु पूर्व युग को तथा भारतेंदु युग को समझने के लिए हमें उस युग की विशेषता को देखना होगा, है ना। तो बता दिया आपको कि भारतेंदु ने कौन कौन से निबंधों में किस प्रकार से लिखने का प्रयास किया है। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने सरयू पार की यात्रा को, मेदावल की यात्रा को, लखनऊ की यात्रा को, हरिद्वार की यात्रा को, वैद्यनाथ की यात्रा को उन्होंने प्राप्त किया। अब भारतेंदु के साथ में प्राप्त होने वाले एक दूसरे लेखक के रूप में उभर कर आते बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने कथिका की नहान, गया की यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत की यात्रा लिखी है। पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित इन निबंधों के अतिरिक्त धीरे धीरे यात्रा साहित्य के ग्रंथों का मुद्रण भी आरंभ हुआ और मुद्रित रूप में यदि देखा जाए तो यात्रा साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ लंदन यात्रा नाम से पाया जाता है। आपको 71 प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि
मुद्रित रूप में यात्रा साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? तो मुद्रित ग्रंथ के रूप में या मुद्रित रूप में यात्रा साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ यदि कोई माना जाता है तो लंदन का है, लंदन यात्रा, है ना। और जो हरदेवी सन 1883 के नाम से प्रसिद्ध भी माना जाता है। इसके बाद यात्रा साहित्य पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों का यात्री, देखिए कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए उसके बाद में। तो भगवान दास वर्मा ने मेरी पूर्वाधिक यात्रा जो 1885 में लिखा, दामोदर शर्मा ने मेरी दक्षिण यात्रा 1886 में लिखा, उसी के साथ दामोदर शास्त्री का ही ब्रज विनोद है, तोताराम वर्मा का केदारनाथ है, लाला कत्यानंद की विलायत यात्रा है, अज्ञात लेखक की रामेश्वर यात्रा है, देवी प्रसाद खत्री की ब्रज यात्रा है, और पंडित निगु मिश्र का नाम भी इसमें खास तौर पर उल्लेखित पाया जाता है। अब देखिएगा कि जैसे भारतेंदु युग की बात करते हैं तो भारतेंदु के समय में इस प्रकार के अनेकानेक लेखक हुए कि जिन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के जरिए, निबंध की माध्यम से या कई ऐसे यात्रा साहित्य का जो प्रमाण है वो प्रमाण भी हम आपके सामने दे चुके हैं। दूसरा आता है अपना द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में सरस्वती, चित्रमय जगत, मर्यादा, इंदु, गुलचन में इस प्रकार की पत्रिकाएं रही है कि जिन पत्रिकाओं के माध्यम से केवल यात्राओं के वर्णन को ही नहीं बल्कि हम बता चुके हैं कि खासतौर पर भारतेंदु जी की जो नींव चली, तो भारतेंदु जी ने कहाँ पर नींव डाली, तो केवल यात्रा वर्णन प्रकृति के आधार पर ही नहीं बल्कि जिस स्थान पर वो लोग चले जाते थे फिर उस स्थान के रीति रिवाजों को देखना, उस स्थान के खान पान को देखना या बोलचाल के ढंग को देखना, वहां की भाषा को आत्मसात करना, इतना सुंदर एवं रोचक ढंग से भारतेंदु ने शुरुआत की, तो यही शुरुआत अंत तक बनी रहे। तो देखिएगा द्विवेदी युग में भी जब हम देखते हैं कि जैसे सरस्वती पत्रिका है या चित्रमय जगत है या मर्यादा यह पत्रिका है, इंदु यह पत्रिका है, गुल नचमी यह पत्रिका है, तो इन्हीं पत्रिकाओं के जरिए योम विचरण, उत्तर ध्रुव की यात्रा, दक्षिण ध्रुव की यात्रा, मसूरी शैल यात्रा, मॉरिशस की यात्रा, विलायत की सैर, देहरादून शिमला की यात्रा, विलायत समुद्र की यात्रा, युद्ध क्षेत्र की सैर, रेल यात्रा, जापान की सैर, रामेश्वर यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा और इस प्रकार की यात्रा निबंध प्रकाशित हुए हैं। और इन लेखों के अतिरिक्त हम देखें तो इस युग में यात्रा साहित्य पर अनेक सुंदर साहित्यिक ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। यूं तो कहा जाता है कि यात्रा साहित्य बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन यदि हम लोग कटाक्ष डालते हैं, दृष्टि डालते हैं हमारे इतिहास पर, तो प्राप्त होता है हमें कि 1901 से लिखे गए, है ना। मतलब देखिएगा कि 1883 में हरदेवी ने लिखा सर्वप्रथम ग्रंथ लंदन यात्रा के नाम से मुद्रित यात्रा के रूप में लिखा गया है। तो 1900 के युग तक आते आते 1901 तक आते आते इन ग्रंथों ने उनके पूर्व ग्रंथ के रूप में वह ग्रंथ मिल जाते हैं। हमारी आवाज आ रही है ना? जी मैम। हाँ। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि द्विवेदी युग की, तो जिस प्रकार मॉरिशस की यात्रा में, विलायत की सैर में, तो इन लोगों ने क्या किया, जब भी कार्य किया तो उन कार्य करते समय कहीं ना कहीं वो अपनी यात्राओं की विशेषता को वहां पर छोड़ते चले गए। तो 1883 से शुरू हुआ हमारा यह जो भारतेंदु युग से शुरू हुआ, तो यह केवल प्रकृति सौंदर्य को नहीं अपनाया, देखिए कितनी विशेषता भारतेंदु जी ने छोड़कर चले गए। और आगे के आने वाले जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी यात्रा वर्णन वहां पर मिल जाता है हमें, तो देखिएगा एक एक की जब हम लोग यात्रा बताएंगे आपको कि विशेष तौर पर दुनिया की सैर,
1901 में लिखा गया, अज्ञात लेखक है। बद्रिक आश्रम यात्रा है 1902 में। और बाबू देवी प्रसाद खत्री जी ने लिखा हुआ है हमारी विलायत यात्रा, जो कि वह 1903 में लिखा गया है। साधु चरण प्रसाद पंजाब की यात्रा, जिन्होंने 1907 में लिखा हुआ है। पंडित रमाशंकर व्यास, इन्होंने अमेरिका का दिग्दर्शन 1911 में लिखा। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारिकानाथ यात्रा, तो यह 1912 में लिखा गया। तो गणपतिलाल पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में लिखी गई यह रचना। शिव प्रसाद गुप्त की मेरी कैलाश यात्रा, जो 1915 में लिखी गई। अमेरिका भ्रमण स्वामी सत्यदेव परिव्राजक लंका यात्रा का विवरण 1912 में हमें प्राप्त होता है। गोपाल राम गहमरी हमारी विलायत यात्रा 1926 में हमें प्राप्त होता है। देखिएगा, इन सबके नाम गिनाने के साथ साथ हम इसलिए इनके नाम गिनाने के लिए आपके सम्मुख रख रहे हैं, क्योंकि आपको इस पर ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में लिखे गए यात्रा साहित्य का अध्ययन आप बताइए। अब यदि आपको द्विवेदी युग तथा छायावादी युग के रूप में पूछा गया, तो द्विवेदी युग में होने वाले जितने भी रचनाकार हैं, उन रचनाकारों के नाम आपको भली भांति याद होने चाहिए। तो द्विवेदी युग में सर्वप्रथम हम लोग लिए तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ, रूस की सैर है वह 1926 में लिखा गया। जवाहरलाल नेहरू शाम देश की यात्रा 1927 में लिखा गया। महता जोमिनी अफ्रीका की यात्रा। स्वामी मंगलानंद पुरी हमारी जापान यात्रा। पंडित कन्हैयालाल मिश्र विदेश की बात। कृपानाथ मिश्र मेरी यूरोप यात्रा। इस प्रकार से तमाम ऐसे साहित्यकार आज भी हैं, चूंकि इसमें मुख्य तौर पर पाए जाते हैं राहुल सांकृत्यायन, चूंकि उन्होंने लिखा है मेरी दक्षिण यात्रा, पहले बता चुके हैं। हरिकृष्ण झाजड़िया ने लिखी दक्षिण भारत की यात्रा। अब देखिए, केवल की का फर्क है, एक जगह पर मेरी दक्षिण यात्रा लिखा राहुल सांकृत्यायन जी ने, और उसी का प्रारूप हरिकृष्ण झाजड़िया ने दे दिया दक्षिण भारत की यात्रा। अब देखिए, जब हम दोनों दक्षिण भारत की यात्राओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कितना नितांत अंतर पाया जाता है। एक ही स्थल पर चले जाते हैं, मानते हुए चलिएगा कि यदि हम लोग तीर्थ क्षेत्र में किसी धार्मिक क्षेत्र में पहुंच गए, या पाटना देवी पर पहुंच गए, या हम लोग अजंता एलोरा को देख चुके, तो वहां का जो वर्णन है, जो वर्णन सुनीता ने देखा, वो वर्णन वैशाली नहीं देख पाए। वैशाली ने जो वर्णन किया उसे उजाला नहीं कर पाए। तो इस प्रकार यदि हम लोग एक की तुलना दूसरे के साथ करते हैं, तो निश्चित ही तौर में दोनों के लिखे हुए यात्रा वर्णनों में नितांत अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्योंकि इनकी सफर जैसे हुए, शायद हो सकता है कि ट्रेन से गए, शायद हो सकता है कि वो बाय कार गए, तो दोनों के प्रवास में, दोनों के यात्राओं में नितांत अंतर हमें पाया जाता है। सर्वप्रथम बात तो द्विवेदी युग की जो बात चलती है, तो द्विवेदी युग में राहुल सांकृत्यायन ने मेरी दक्षिण भारत यात्रा और 1934 में लिखी गई यह रचना, तो जब हरिकृष्ण झाजड़िया ने उसे पढ़ा, तो फिर 1935 में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा को लिखा। सत्येंद्र नारायण ने मेरी यूरोप यात्रा लिखा, और राहुल सांकृत्यायन ने फिर से एक बार यूरोप में 7 मास को लिखा। धर्मचंद्र सरावगी ने यात्री मित्र को लिखा, और सत्यदेव परिव्राजक ने उत्तराखंड के पथ पर मनोरंजन के आधार पर सुखद परिव्राजक लिखा। सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज में मेरी तिब्बत यात्रा, इस प्रकार की यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। फिर से एक बार राहुल सांकृत्यायन ने कैलाश पथ पर विद्यार्थी आदि उल्लेखनीय यात्रा वर्णन की पर्याप्त सामग्री हमें उपलब्ध हो जाती है। द्विवेदी युग की ही भांति छायावाद काल में भी यात्रा वृत्त लेखन का पर्याप्त प्रचलन रहा। अब देखिएगा, सर्वश्री राम नारायण मिश्र जी हैं, गणेश नारायण सोमानी है, स्वामी सत्यवैदक परिव्राजक है, कन्हैयालाल मिश्र इनका आर्योपदेशक है, शिव प्रसाद गुप्त ने जवाहरलाल नेहरू लिखा, सेठ गोविंद दास, राहुल सांकृत्यायन, प्रोफेसर मनोरंजन, केदारूप रॉय, इस विधा को आलोच्य काल में इन सभी लोगों ने यथाशक्ति से समृद्ध कर दिया। रामनारायण मिश्र की यदि बात करते हैं, तो रामनारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 माह, मतलब जैसे यूरोप यात्रा उन्होंने की, और यूरोप यात्रा करते हुए 6 माह उन्होंने बिताए,
तो यूरोप के दर्शनीय स्थानों के रोचक वर्णन के साथ साथ वहां की शिक्षा पद्धति का भी यथास्थान विवरण किया। अब तक तो हमने आपको बता दिया कि केवल बोलियों के संदर्भ में बात की, भाषा के संदर्भ में बात की, रीति रिवाज के संदर्भ में बात की, या यूं हम कहें कि त्योहारों के संदर्भ में बात कही। दूसरी जगह पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं कि उन्होंने 6 मास प्राप्त करते हुए वहां की जो शिक्षा पद्धति थी, तो वहां की शिक्षा पद्धति को राम नारायण मिश्र ने देखा, परखा। अब देखिएगा, हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वह कल की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में भेद है। कौन कौन सा भेद है? आपको क्या लगता है कि हाँ सही में बदल हो रहा है? और आपको कौन सी शिक्षा पद्धति अच्छी लगती है, बताइएगा। आपके माइक ऑन कीजिए और बात करना स्टार्ट कीजिए। कविता, उजाला, वैशाली, ये बच्ची शायद निकल गई, सुनीता। हाँ बताइएगा, आपको कल की शिक्षा पद्धति में और आज की शिक्षा पद्धति में कौन सा अंतर दिखाई देता है? कविता, हाँ सुनीता फिर से आ गई है। सुनीता, आप आपका माइक्रोफोन ऑन कीजिए और बताइएगा कि कल की शिक्षा पद्धति में और आज की शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है। शायद वैशाली कुछ कहना चाहती है। हाँ जी वैशाली, बताइएगा बेटा, क्या अंतर पा रहे हो आप? आपको क्या लगता है कि कल की शिक्षा पद्धति उचित थी या आज की शिक्षा पद्धति उचित है? हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं, कौन बताएगा आप में से? कविता, उजाला, वैशाली, सुनीता। सो गए क्या? सुनीता तो अभी भी दिखाई दे रही थी। वैशाली, उजाला, कविता, सो गए आप लोग? नहीं मैम। हाँ या ना? वैशाली कम से कम बात तो कीजिए आप। जी मैडम। हाँ बोलते जाइएगा। कल की शिक्षा पद्धति में और आज की शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है? कल की शिक्षा पद्धति महाविद्यालयीन शिक्षा पद्धति थी, आज की शिक्षा पद्धति ऑनलाइन शिक्षा पद्धति हो गई है ना। अब कल की तासिका में जैसे अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें कॉलेज जाना पड़ता था, क्लासरूम में जाना पड़ता था। अब आप लोग आपके घर पर ही बैठकर, हमारी शिक्षा पद्धति देखिए ना, गुरुकुल काल से आ रही हमारी शिक्षा पद्धति कितनी डिफरेंट हो गई है। हम लोग गुरुकुल में रहा करते थे, है ना, उसके पूर्व मतलब हमें अपने घर को त्याग देना पड़ता था और फिर किसी गुरुजनों के यहाँ पर घने जंगलों में जो बनाते थे वहां पर जाना पड़ता था। धीरे धीरे विकास हुआ, पाठशालाओं का विकास हुआ, फिर महाविद्यालय बने और फिर आज हम लोग इस दायरे पर पहुंच चुके हैं कि आज की हमारी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि हम लोग अब घर पर बैठकर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को, इस मेथड को अपना रहे हैं, है ना। तो ये रही आज की शिक्षा पद्धति। ठीक वैसे ही शिक्षा पद्धति का जो रोचक वर्णन है वो यूरोप की दर्शनीय स्थान पर जैसे वहां पर मिलता है, तो वहां का रोचक वर्णन वहां की शिक्षा पद्धति को यथारूप प्रस्तुत करने में हमारे राम नारायण मिश्र जी साबित हुए। अब देखिएगा कि गणेश नारायण सोमानी ने अपनी यूरोप यात्रा में वर्णन पत्र जो लिखा, तो इनकी यूरोप यात्रा का जो वर्णन है, इन यूरोप यात्रा का वर्णन उन्होंने पत्रात्मक शैली में किया। मतलब देखिएगा कि कई लोग क्या करते हैं कि हमें जो कुछ भी आ रहा है, कई लोग डायरी शैली को अपनाते हैं, डायरी में लिख लेते हैं कि मेरी प्रवास वर्णन कैसे रहा, इंदौर का सफर मेरा कैसे रहा, है ना, जलगांव का मेरा पहला सफर कैसे रहा। तो ये जो भी वर्णन है, इन वर्णनों को देखने के पश्चात हमारी समझ में यूं आ जाता है कि जो लिखने की स्टाइल है वह हर एक की अलग अलग है। कई शिक्षा पद्धति पर लिखते, कई वर्णात्मक पत्रों की शैली के द्वारा लिखते। तो मेरी यूरोप यात्रा में संकलित ये पत्र उन्होंने अपनी पुत्री को लिखे गए थे। अब अपनी बेटी को लिखे हुए पत्रों को उन्होंने जब उसे पब्लिश कर दिया तो स्वाभाविक तौर पर यूरोप की यात्रा में संकलित थे।
है ना। मतलब उन्होंने अपनी यूरोप की यात्रा में जो जो भी फील किए, अनुभव आए, तो वही उन अनुभव को उन्होंने अपने बेटी को लिखे, और उन्हीं बेटी को लिखे गए पत्रात्मक शैली का जो प्रारूप था, यह गणेश नारायण सोमानी का था, जिन्होंने यूरोप यात्रा के दौरान ही प्राप्त किया। और वैसे ही सत्यदेव परिव्राजक इस युग के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त लेखक हैं। तो मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मिस्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, इनकी उल्लेखनीय कृतियां रही। तो मेरी जर्मन यात्रा में जहाँ जर्मनी के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण मिलता है, वहां पर यूरोप की सुखद स्मृतियों में संबंध यात्रा वर्णन के साथ साथ प्रकारांतर से भारत स्वतंत्र होने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। देखिएगा कि जब मेरी जर्मन यात्रा को हम लोग देखते हैं, तो जर्मन का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, तो मेरी जापान यात्रा जैसे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने लिखा, ठीक वैसे ही मेरी जर्मन यात्रा, तो जर्मन यात्रा में जर्मनी के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया, है ना। और वहां पर यूरोप की सुखद स्मृतियों को उन यात्रा वर्णनों के साथ साथ भारत के स्वतंत्र होने की जो आवश्यकता थी, उस पर भी उन्होंने बल दिया। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम यदि भारत को छोड़कर दूसरे जगत में जा रहे हैं, विचरण संचरण कर रहे हैं, वहां सफर कर रहे हैं, वहां पर यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर कहीं न कहीं हम इन लोगों की यात्रा वर्णनों को जब देखते हैं, तो प्राकृतिक सौंदर्य को अपनाते समय उनके रीति रिवाजों को, खान पान को, उनके पर्वों को, उनके उत्सवों को, उनके राजनीतिक पद्धति को, उनकी शिक्षा पद्धति को, और खास तौर पर हम यूं कहें कि इनके अनुभव के आधार पर हम यूरोप को, जर्मन को देख सकते हैं। तो यूरोप की सुखद स्मृतियों में उन्होंने न केवल यूरोप के वर्णन को देखा, उसके उद्यान को देखा, वहां के बाग बगीचे को देखा, वहां की वाटिकाओं को देखा, बल्कि उन्होंने या जो प्रकारांतर भारत के स्वतंत्र होने की जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकताओं पर भी उन्होंने बल दिया। अब देखिएगा, यात्रा मित्र में यात्रा में आने वाली हर कठिनाइयों का वर्णन उन्होंने अपनी यात्रा अनुभव को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत किया। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि यात्रा के समय आने वाली कौन कौन सी समस्याएं होती है, कौन कौन सी कठिनाइयां होती है। यदि हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ है, देखिएगा अपने एक्सपीरियंस को भी आप लोग शेयर करते जाइएगा साथ में, तभी विषय आपको बहुत रुचिकर लगेगा। अदरवाइज यात्रा वर्णन मतलब आपको नींद आ रही होगी, कोई लोग नींद में भी होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सभी के माइक ऑफ है, केवल कविता का माइक ऑन है, दिखाई दे रहा है, और बाकी के सबके माइक ऑन है, तो और साथ में कैमरे भी ऑफ है। तो मुझे पता नहीं कि आप लोग सो रहे हो, जग रहे हो, तो इस प्रकार का यात्रा वर्णन शायद ही आपको बोर लगता हो, लेकिन बेटा इस पर आपको सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो 2 इकाइयां आपको है, इन 2 इकाइयों में भी प्रश्न आपको प्रश्नात्मक रूप में पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको यदि नींद भी आ रही है, तो नींद की गोली न खाते हुए पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, हो सके तो जो भी उपादान आपके पास, चॉकलेट वगैरह रखना चाहती हूँ वो आपके पास रखे, ताकि आपको नींद ना आए, है ना। तो हम बता चुके हैं आपको कि यात्रा मित्र में यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन लेखक अत्यंत रोचक शैली में करता है। तो कौन सी ऐसी यात्रा है, आप आपका माइक और कैमरा ऑन करके यदि शेयर करना चाहते हो, तो आपको समय दिया जाएगा एक 5 मिनट में, तो आप आपकी यात्रा का वर्णन कर सकते हो कि हाँ जी मैम, हम लोग दिल्ली गए थे और उस समय में एक यात्रा की कठिन समस्या के साथ हमें यह सफर हमें तय करना पड़ा था। तो कौन सी यात्रा का वर्णन आप कर पाओगे यदि आपको लगता है कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है। तो है क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस यात्रा के दौरान आपको? होता है तो आप लोग बिल्कुल भी संकोच होते हुए बात कीजिए, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जब तक आप लोग उसके साथ जुड़ोगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कितना उस आप में से लिया हुआ है। आप लोग कुछ शेयर कर। हाँ जी बताइए। दौलताबाद के किले पे गई थी मैम। हाँ। और
बीबी का मकबरा, वेरी गुड। वहाँ भी गए थे। हाँ, फिर कौन कौन सी समस्याएं आई थी आपको उस समय में? दौलताबाद की किला तो बहुत मोटा है ना मैम, बहुत बड़ा है मतलब। हाँ, तो फिर वहाँ पर जाते वक्त बहुत समस्या आई। जैसे? बिल्कुल सही है, आप बोल रहे हैं। चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए, एक ने अपनी बात को रखा, कविता जी बहुत अच्छा लगा आपने अपनी बातों को रखा। उजाला, वैशाली, सुनीता, क्या आप अपनी बातों को रखना चाहती हो यहाँ पर? केवल एस या नो में जवाब दीजिए। हाँ वैशाली। जी मैडम। कुछ शेयर करना चाहती हो आप? हाँ, हाँ बोलो ना, फिर आपकी आवाज बहुत ही, खाना नहीं खाती हो क्या यार, आपकी आवाज ही नहीं आती है। खाती हूँ मैडम। हाँ तो बताओ, जोर से बोलो। कविता, इनकी आवाज आ रही बेटा आपको? नहीं मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है। बहुत ही कम, बहुत मतलब आती ही नहीं है। हाँ चलिए, आप शेयर करना चाहती हो कर दीजिए। जी मैडम। हाँ, हम जम्मू कश्मीर गए थे मैडम। ओके। वैष्णो देवी, हाँ, वहाँ पे समस्या आई थी। कौन सी समस्या बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, समय समाप्त हो जाएगा हमारा। चलने चलने में मैडम अच्छा, चलने में बहुत। ओके ओके, चलने में समस्या आई थी आपको। ठीक है, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो? ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यात्रा मित्र में, यात्रा में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां उन्हें होती थी, तो उन कठिनाइयों का वर्णन करते हुए लेखक ने अपने यात्रा अनुभव को अत्यंत रोचक शैली में लिखा और उसे प्रस्तुत किया। निबंधात्मक शैली में अपने यात्रा अनुभव को जब वो व्यक्ति लिखता है, जैसे कि ज्ञान की उद्यान में पुस्तक में लेखक ने ऐसे 40 निबंध संकलित कर दिए। उन्होंने अपनी यात्राओं के समय विभिन्न पत्रिकाओं के लिए जो लेख लिखे थे, जैसे नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमरीकी प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, और इसमें स्वामी जी ने अमेरिका की शिक्षा पद्धति, वहाँ का प्राकृतिक वैभव, सामाजिक राजनीतिक जीवन, दर्शनीय स्थानों का आदि का कथात्मक शैली में जो वर्णन किया वह अत्यंत अद्भुतपूर्ण है ना। जब देखिएगा कि यदि हम लोग चले जाते हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह पर जाते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों को, परंपराओं को देखते हैं, लेकिन यदि उसे किसी कथा के रूप में माना जाए, बताया जाए, तो शायद उसे समझने में हम लोगों को बड़ी आसानी होती है। तो इसी प्रकार से जब लिखते हैं अब नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, इसमें अमेरिकी प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी में स्वामी जी ने ये लिखा, तो उस समय में अमेरिका की शिक्षा पद्धति, प्राकृतिक वैभव, सामाजिक राजनीतिक जीवन, दर्शनीय स्थानों का कथात्मक शैली में वर्णन किया, है ना। अब देखिएगा कि कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक ने हमारी जापान यात्रा में, अब कैसे लिखा में हमारी जापान यात्रा में, जापान में चल रहे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों का तथा दर्शनीय स्थानों का वर्णन करने के साथ साथ सुमात्रा, जावा, बाली, हांगकांग, शंघाई आदि पर पड़े भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव का भी निरूपण किया। भारत में हम लोग रहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको क्या पता है कि भारत में हम लोग रहते तो हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को जब अमेरिका के लोग आते हैं, जापान के लोग आते हैं या चाइनीज लोग आते हैं, है ना, तो इन लोगों पर गहरा असर कैसा होता है। तो देखिएगा कि यदि हम बात करें सामाजिकता का, तो कन्हैयालाल मिश्र जी ने अपने आर्योपदेशक में हमारे जापान यात्रा में, जापान में चल रही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक इन स्थितियों का वर्णन किया, और इसके साथ साथ उन्होंने सुमात्रा, जावा, बाली, हांगकांग, शंघाई इन पर हमारी भारतीय सभ्यता का एवं भारतीय संस्कृति का प्रभाव कैसे है, उससे भी उन्होंने निरूपित किया। और उसके साथ शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा में अमेरिका, जापान, आयरलैंड
कोरिया, चीन, सिंगापुर, इंग्लैंड, इन प्रकार के दर्शनीय स्थानों को रोचक वर्णन किया। मतलब देखिएगा क्या, यदि आपको कहीं पर शिव प्रसाद गुप्त मिल जाता है, पता नहीं हम लोग अमेरिका, जापान, आयरलैंड, कोरिया, चीन, सिंगापुर, इंग्लैंड जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे भविष्य में, यदि रहा सब कुछ ठीक ठाक। देखिए, पैसा होने से बात नहीं चलती बेटा, पैसों के साथ साथ वातावरण भी होना चाहिए। अब कितने लोगों की यात्राओं की टिकट कैंसिल करवा दी है, अमेरिका जाना चाहता था लेकिन कोरोना लगा है, लॉकडाउन लग गया, तो सबके टिकट भी फेल हो गए। आज भी हमारी ट्रेन चल नहीं रही है। देखिए कितनी मार्मिकता चल रही है, कितनी मार्मिकता भर गई है जिंदगी में, कि आज भी पैसा होने के बाद भी, रुपए होने के बाद भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम लोग यदि देखते हैं कि कैसे पृथ्वी प्रदक्षिणा को लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त जी ने, तो शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा को उठाते हैं तो 1934 में लिखा गया यह यात्रा वर्णन, जिसमें केवल अपने भारत देश का नहीं अपितु अमेरिका, जापान, आयरलैंड, कोरिया, चीन, सिंगापुर, इंग्लैंड, तो इनके दर्शनीय स्थलों का रोचक वर्णन हमें मिलता है। अब देखिएगा कि जब रोचक वर्णन मिल जाता है तो हमें कोरिया जाने की जरूरत नहीं है, हमें चीन जाने की जरूरत नहीं है, हमें आयरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी स्थलों पर, इन सभी स्थानों का अत्यंत सूक्ष्मता से, रोचकता से वर्णन हमें छायावाद में मिलता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदी में लिखित रूस की सैर। अब देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भी गए, जैसे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज गए ना, उस समय में जापान चले गए। अब पता भी नहीं लगा कि अमेरिका में रहने वाला वह व्यक्ति कैसे यार वहां पर जा सकता है जापान में। विचार करने लायक बात है। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा रूस के सर, रूस में गए 1929 में, और उन्होंने यात्रा वर्णन के साथ साथ रूस की जो रमणीय छटा थी, है ना, रमणीय माने मनोरंजनात्मक ऐसी, और खास तौर पर जो अत्यंत रमणीय ऐसा स्थल होता है जो मन में रोमांस पैदा करता है, ऐसे स्थलों की, ऐसी छटाओं का वर्णन उन्होंने किया। और यात्रा वृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का अन्यतम स्थान। हम तो स्टार्टिंग से बता रहे कि राहुल सांकृत्यायन ने अनेक प्रकार की यात्रा वर्णनों को लिखा, क्योंकि वे पक्के घुमक्कड़ थे। घूमना फिरना ही व्यतीत करते थे, उनके जीवन का बहुत सा हिस्सा केवल घूमने फिरने में ही व्यतीत करते थे। तो आलोच्य युग में उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मतलब तिब्बत जो देश है, तो तिब्बत में उन्होंने 1.25 वर्ष देखा। मेरी यूरोप यात्रा शीर्षक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। तो तिब्बत में 1.25 वर्ष में न केवल तिब्बत के जन जीवन की सशक्त झांकी उतारी, अपितु वहां रहकर खोजे गए ग्रंथों का भी उन्होंने विस्तृत वर्णन किया। तो मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों, देखिएगा कि जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा देखी, तिब्बत में 1.25 वर्ष उन्होंने जब लिखा। मैडम, हाँ जी, ये सुनीता चौधरी आवाज येते मॅडम? सुनीता चौधरी क्या? सुनीता चौधरी हाँ, आवाज येत नाही म्हणे. आपको आ रही है ना? हो हो, हाँ, तो उनका नेट प्रॉब्लम होगा बेटा। सर शिकवताय म्हणे असं सांगते ती. क्या सर घेत आहे बॉ लेक्चर. मतलब? वैशाली तो बोल रही है आवाज मैम कि सर पढ़ा रहे हैं ऐसा। ऐसे कैसे बोल रही है? आपको तो क्लियर सुनाई दे रहा है ना? जी मैम, सुनाई दे रहा है। जी मैडम. और हमारी पहली इकाई तो हो गई है, अब उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। उसने कॉल किया था मुझे हाँ, अभी. क्या बोल रही है? बोली मुझे आवाज नहीं आ रही ऐसा. अच्छा, तो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, रहने देना अभी। उनका प्रॉब्लम है ठीक है बेटा। ठीक आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मतलब उनका नेट कनेक्शन लो जी मैम। है ना। हमारा नेट है. जी कनेक्शन मैडम. अब प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग के लेक्चर में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब लाइट है, अब वाईफाई है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, है ना। और जब भी प्रॉब्लम होती हाँ, है हम तुरंत बता देते कि बेटी आवाज कट जाती तो हमें बता दीजिएगा। अब तो आपकी हमारी आवाज कटेगी नहीं, क्योंकि लाइट ऑन है, वाईफाई ऑन है हमारा, है ना। आप लोग सुन पा रहे हो, मतलब उनका अकेले का नेट प्रॉब्लम है। हम लोग कहाँ तक आए थे, अब दिमाग से निकल गया। कहाँ तक आए थे वैशाली? जी मैडम.
कहाँ तक आए थे? मैडम उसका कॉल आ गया था बीच में। आपको कॉल आया था? हाँ कविता, आप बताइए कहाँ तक आए थे? भूल गई मैम। चलिए ठीक है। हम राहुल सांकृत्यायन की बात कर रहे थे। तो यात्रा वृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का नाम अग्रसर रूप में माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि वे पक्के घुमक्कड़ थे। उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा घूमने और फिरने में ही उन्होंने व्यतीत कर दिया। और जब आलोच्य युग में हम प्राप्त करते तिब्बत में 1.25 वर्ष, और उन्होंने तिब्बत का जो वर्णन किया, अब याद आ रहा होगा उजाला आपको, क्योंकि कविता भूल गई, वैशाली को कॉल आया, लेकिन उजाला को कोई कॉल नहीं आया है। तो उजाला, आप इन सभी बातों को देख रही हो, परख रही हो, समझ रही हो। सुनीता तो सुन ही नहीं पा रही है। तो तिब्बत में 1.25 वर्ष में न केवल तिब्बत के जन जीवन की सशक्त झांकी उतारी, बल्कि वहां रहकर खोजे गए ग्रंथों का भी उन्होंने विस्तृत वर्णन किया। केवल 1.25 वर्ष वो आदमी वहां पर रहा। अब देखिएगा कि तिब्बत के 1.25 वर्ष में उन्होंने यह सब जानकारी प्राप्त कर ली, जीवन की सशक्त झांकी उतारे कि वहां का जीवन कैसे, वहां की बोली कैसे, वहां का खान पान कैसे, वहां के रीति रिवाज कैसे, वहां के पर्व कैसे है ना, वहां की भाषा कैसी, ये सब चीजों को उन्होंने लिया। साथ में वहां पर रखे हुए जो ग्रंथ थे उनको भी उन्होंने खोजा, और खोजने के पश्चात उसका भी विस्तृत वर्णन उन्होंने किया। मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के रोचक वृत्त भी उन्होंने प्रस्तुत किए। मतलब देखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं तिब्बत की, तो तिब्बत में रहते हुए भी उन्होंने यूरोप यात्रा में जब वर्णन किया, तो मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के रोचक वृत्त भी उन्होंने प्रस्तुत किए। अनेक चित्रों में अलंकृत तथा डायरी शैली में लिखी गई मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का भी मनमोहक चित्रण मिलता है। मतलब देखिएगा कि जब हम यूरोप नहीं जा सकते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित मेरी यूरोप यात्रा को पढ़ लेते हैं, तो हमारा यूरोप दर्शन हो जाता है। हमारा जाना नितांत वहां पर जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन जब हम उन यूरोप यात्रा को पढ़ते हैं, वहां के कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रोचक वृत्तों को पढ़ते हैं, निश्चित ही तौर पर हमें वहां की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन कौन सी बुक्स हैं और वहां का विश्वविद्यालय किस प्रकार से सुगठित किया हुआ है, इन सबसे हम लोग परिचित हो जाते हैं। तो निश्चित ही तौर पर पढ़िएगा। अब देखिए, सेठ गोविंद दास ने भी यात्रा वृत्त साहित्य के विकास में योग दिया। उनके द्वारा रचित हमारा प्रधान उपनिवेश, अब यह जो हमारा प्रधान उपनिवेश है, इसमें उन्होंने क्या दिया, तो दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का सम्यक उन्होंने उद्घाटन किया। और किंतु इस कृति का शीर्षक कुछ भ्रमात्मक दिखाई देता है, भ्रामक है। हमारा प्रधान उपनिवेश, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। भ्रामकता, भ्रम हमारे दिल में आ जाता है कि इससे क्या प्राप्त होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का सम्यक उद्घाटन हमें मिलता है। अब देखिए, क्योंकि भारत का न कोई उपनिवेश है और न ही उपनिवेशवाद में आस्था रखता है, तो इस प्रकार यह भ्रमात्मक नाम उन्होंने रखा। लेकिन सेठ गोविंद दास ने हमारा प्रधान उपनिवेश में केवल दक्षिण अफ्रीका का जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां थी, उसका उन्होंने सम्यक उद्घाटन किया। अब उसी को प्रोफेसर मनोरंजन ने उत्तराखंड के पथ पर, माने यूरोप के जो दर्शनीय